सर ये क्या है? मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, मैं हर बार ए लिमिटेड ही रहेगा और बी लिमिटेड को एक्वायर करेगा, ये बार बार नहीं बोलूंगा। बहुत सुंदर चीज, ये सब चीजें आप पास्ट में कभी नहीं सुने, आज से नया नया चीज सुनना स्टार्ट होगा। ओके सुनिए, मान लो ए और बी नेगोशिएशन टेबल पे है, बी के डायरेक्टर लोग और ए के डायरेक्टर लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ फाइनल हुआ, कंसिडरेशन, नेट एसेट, सब कुछ फाइनल हुआ। साथ में बी ने ए को बोला अगर मेरा प्रॉफिट, ऑब्वियसली आपका हो जाएगा एक्विजिशन के बाद, पर अगर मेरा प्रॉफिट 450 करोड़ रुपया से आगे निकला, अगर मेरा प्रॉफिट 450 करोड़ से आगे निकला तो आप मेरे को 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। ये 22-23 या 23-24 की प्रॉफिट के बारे में बोला। अगर 23-24 का प्रॉफिट 450 करोड़ को क्रॉस किया तो 2 करोड़ रुपया का कंसिडरेशन एक्स्ट्रा पेमेंट होगा इन कैश। हां, आज ही बात हो रहा है, बी और ए के बीच में नेगोशिएशन फाइनल हुआ, सब कुछ बात हो गया। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, कंसिडरेशन पेड, ये सब फाइनल हो गया, दे आर ऑल फाइनल। साथ में एक और बात चिपकाया गया, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। एक तो प्लेन कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन है, ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स। तो क्या बोला गया देखो, अगर, रिपीट कराओ, अगर प्रॉफिट बी लिमिटेड का 23-24 का 450 करोड़ को क्रॉस किया तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, माने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर लोगों को 2 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा देगा। तो सर ये तो फिर फाइनली नहीं होगा, कब अकाउंटिंग करेंगे, कैसे कहानी होगा? ये तो 1 साल बाद पता चलेगा देना है कि देना नहीं है, तो कंटिंजेंट है। अकाउंटिंग प्रोसेस आपको मैं सुनाता हूं, पहले चीज समझ में आया बोलो यस और नो, क्लियर? अब आइए, अगर ऐसा कंटिंजेंट बहुत कम केसेस में होता है पर होता है, इफ एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज ए कंटिंजेंट कंसिडरेशन वेयर the amount of the payment or whether the payment will take place or not will depend on future uncertain events. If the amount of the consideration or whether the consideration will be paid or not will be determined on the basis of future uncertain events, we will call the consideration as contingent consideration 2. अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको उसका एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू। सर बात हुआ है कि 450 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अगर हुआ तो 2 करोड़ रुपया का कंसिडरेशन देना है, यही तो बात हुआ, 2 करोड़ रुपया का कंसिडरेशन देना है। हां यही बात हुआ। सर अभी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? बी लिमिटेड अभी कितना अर्न कर रहा है? अभी कर रहा है 300 करोड़ रुपया साल का। सर 450 करोड़ रुपया पहुंचने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ए लिमिटेड एक्वायर कर लेगा, मैनेजमेंट ए लिमिटेड ले लेगा, प्रॉफिट बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है क्या? सिनर्जी है क्या? आंसर ही जबरदस्त सिनर्जी है। 400 करोड़ तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, माने ये मेहनत नहीं भी करेगा ना, खाली ए के साथ बिजनेस क्लब हो जाएगा ना, उसी में ही आगे निकल जाएगा 100 करोड़। तो सर 450 करोड़ पहुंचने का क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है। तो सर फिर तो ये पेमेंट करना ही पड़ जाएगा एक तरह से, ये पेमेंट का तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। आंसर इज यस। इन सब चीजों को ध्यान रखकर इस कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू निकाला जाएगा।
नहीं समझे? मान लो फेयर वैल्यू निकला 1.84 करोड़, लुकिंग इनटू इट्स हाई प्रोबेबिलिटी, लुकिंग इनटू इट्स लो प्रोबेबिलिटी हो सकता 5 लाख भी हो सकता था, कोई चांस ही नहीं है यार, देना पड़ेगा ही नहीं। 1 लाख भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। फेयर वैल्यू इज 0, बेकार है, कोई चांस ही नहीं है देने का। नहीं समझे? तो वो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू देगा, आप टेंशन मत लेना। तो मान लो फेयर वैल्यू इज 1. पूरा सुनना, मान लो फेयर वैल्यू इज 1.84। ठीक है सर, करना क्या? इसको कंसिडरेशन पेड के साथ ऐड करना है। यह भी कंसिडरेशन ही है, यह भी देना पड़ेगा। वो दे दिए, जो 97.5 जो पिछला सम में नहीं था क्या, वो हम दे दिए, ये हम देंगे। एंड दिस इज कंसिडरेशन पेएबल, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, CCP। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं देखो, मान लो कंसिडरेशन पेड इज 100, मैं अमाउंट अपने मन से लिख रहा हूं। मान लो NCI इज 40, मान लो कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल इज 1.84, आपका टोटल हो गया 141.84। मान लो फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट इज 120, आपने बोला गुडविल इज 21.84। बिकॉज कंसिडरेशन पेड और कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल दोनों ही कंसिडरेशन है। अब इसका जनरल एंट्री कैसे होगा? नेट असेट अकाउंट डेबिट 120, गुडविल अकाउंट डेबिट 21.84। बच्चों ध्यान दो, टू बैंक 100, टू NCI 40 और टू प्रोविजन, इसको प्रोविजन नाम देंगे। प्रोविजन मन लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल, तो हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल 1.84। नाउ दिस इज ए लायबिलिटी माय डियर, ये अलग से बैलेंस शीट में लायबिलिटी में खड़ा रहेगा, और फिर इसका रीमेजरमेंट भी होगा, वो आपको हम पढ़ाएंगे। एवरी ईयर इसका रीमेजरमेंट करते रहना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, बदल भी सकता है ना प्रोबेबिलिटी। अभी आपको ऐसे लिख करके आगे जाना है। सो क्या कंसिडरेशन पेड और कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम जैसा हुआ? यस और नो? इज इट नॉट वेरी वेरी सिमिलर? जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। लेकिन कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है। नहीं, फेयर वैल्यू निकलेगा। फेयर वैल्यू 5 लाख भी हो सकता है। 2 करोड़ हम देंगे अगर प्रॉफिट 450 करोड़ हुआ तो। अब 450 करोड़ का प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी एकदम कम है। आपको याद है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल इनटू प्रोबेबिलिटी, और चार्ट बनता था। 115 नंबर इंड एस में भी हम लोग बहुत बार फेयर वैल्यू निकालते थे। फेयर वैल्यू मेजरमेंट का एक इंड एस था 113। अब ये 2 करोड़ रुपए का जो स्टोरी है तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो उसके हिसाब से ये फेयर वैल्यू निकाला हुआ है। तो फेयर वैल्यू पे लिखना है अमाउंट पेएबल 2 करोड़, 2 करोड़ पे नहीं लिखना है। व्हाट इज इट्स फेयर वैल्यू, वो अमाउंट बुक्स में लिखना है। सो द आंसर इज कंटिंजेंट कंसिडरेशन अगर है उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगा और उस पे उसको लायबिलिटी में लिखा जाएगा। दैट विल बी ट्रीटेड एट पार विथ कंसिडरेशन पेएबल या पेड।